हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 9 आदमी का अनुपात। अनुपात या रेशियो दो चीजों के बीच मात्रा की तुलना या मात्रा का संबंध बताने के लिए किया जाता है। इस कविता की रचना हम होंगे कामयाब जैसे प्रसिद्ध गीत की रचना करने वाले कवि गिरिजा कुमार माथुर ने की है। यह कविता है तो छोटी सी, पर इसके माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि अहंकार और स्वार्थ से भरा हुआ मनुष्य अपने आप को शक्तिशाली और महान प्राणी मानता है, जबकि पूरे ब्रह्मांड के अनुपात में मनुष्य अत्यंत सूक्ष्म जीव है, अत्यंत लघु है, अत्यंत छोटा है। फिर भी उनको खुद पर घमंड होता है। वो दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। आइए हम लोग इस विचारात्मक कविता को पढ़कर समझते हैं। इस ब्रह्मांड के अनुपात में मानव कितना सूक्ष्म प्राणी है, इस बात को सत्यापित करते हुए कवि कहते हैं कि दो व्यक्ति कमरे से छोटे, दो व्यक्ति एक कमरे में हैं और वे कमरे से छोटे हैं। कमरा है घर में, कमरा घर का छोटा हिस्सा है क्योंकि घर में और भी कमरे होते हैं। घर है मोहल्ले में, घर मोहल्ले का छोटा हिस्सा है क्योंकि मोहल्ले में और भी घर होते हैं। मोहल्ला नगर में, नगर शहर या गांव में कई टोले या मोहल्ले होते हैं, यानी एक मोहल्ला सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मात्र होता है। नगर है प्रदेश में, एक राज्य में कई नगर या शहर या गांव होते हैं। कोई गांव या शहर राज्य का एक छोटा सा हिस्सा मात्र होता है। प्रदेश कई देश में, एक देश में कई राज्य होते हैं, यानी राज्य किसी देश का एक छोटा सा भाग होता है। देश कई पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर कई देश हैं, एक देश पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है। आकाश में चमकने वाले अनगिनत तारों और ग्रहों में हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है। करोड़ों तारों और ग्रहों में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो सभी प्राणियों को अपने अंदर समेटे हुए है। उन करोड़ों तारों और ग्रहों में पृथ्वी ही है जिस पर मनुष्य रहते हैं। परिधि नभ गंगा की लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां। परिधि कहते हैं घेरा, किनारा या सीमा को। नवगंगा या आकाश गंगा जिसमें हमारा सौरमंडल या ब्रह्मांड स्थित है। ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि को कहते हैं जिसमें कई आकाश गंगाएं और ग्रह शामिल होते हैं। नवगंगा या आकाश गंगा के विशाल घेरे में, विशाल परिधि में लाखों ब्रह्मांड है। उनमें से एक हमारा ब्रह्मांड है। हमारी यह पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित आकाश गंगा के गोल घेरे का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि अंतरिक्ष में लाखों ब्रह्मांड है जिनकी अपनी कई पृथ्वियां, भूमियां या सृष्टियां हैं। यानी पूरे ब्रह्मांड से हमारी पृथ्वी की तुलना करें तो वह एक बिंदु मात्र है। इसको आसान भाषा में समझे तो मनुष्य जिस कमरे में है वह कमरा उस घर का छोटा सा हिस्सा है। उसका घर मोहल्ले का छोटा सा भाग है, मोहल्ला शहर का छोटा भाग है, शहर राज्य का छोटा भाग है, राज्य देश का छोटा भाग है, देश पृथ्वी का छोटा भाग है और पृथ्वी पूरी सृष्टि का छोटा सा हिस्सा है। तो इस संसार के अनुपात में मनुष्य कितना छोटा प्राणी है। यह है अनुपात आदमी का विराट से। विराट मतलब विशाल। यह अनुपात है जो यह दिखाता है कि मनुष्य ब्रह्मांड की विशालता के अनुपात में कितना छोटा है। इतना छोटा होने के बावजूद कवि कहते हैं इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। संख्यातीत मतलब अनगिनत। शंख कहते हैं गिनती की पद्धति जिसमें हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, महाशंख होते हैं। जैसे 1000 में 3 शून्य, लाख में 5 शून्य, वैसे ही शंख में 17 शून्य होते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी संख्या है। उसके बाद भी कवि कहते हैं कि संख्यातीत शंख,
यानी जिसकी गिनती नहीं की जा सके, अनगिनत। कवि कहते हैं इस दुनिया का इतना छोटा प्राणी होकर भी आदमी ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास आदि में तल्लीन होता है, खुद में ही लीन होता है। इन नकारात्मक विचारों से वह अपने लिए असंख्य या अनगिनत बनावटी दीवारें खड़ी कर लेता है। इन्हीं विचारों के कारण वह दूसरे को छोटा और अपने आप को स्वामी या मालिक समझता है। देश की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। देश दुनिया की बात क्या की जाए, वो तो फिर भी एक दूसरे से दूर होते हैं। एक कमरे में रहकर भी मनुष्य एक दूसरे से लगाव नहीं रखता। आपसी संबंधों में कड़वाहट होती है। वे अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं। तो बच्चों, यह कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने स्वार्थ, अहंकार और मतभेदों को त्याग कर भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम इस ब्रह्मांड के एक छोटा सा प्राणी हैं, फिर अपने आप को बड़ा या महान समझना हमारी मूर्खता है। यह कविता तब लिखी गई है जब प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन नहीं होते थे। आज के संदर्भ में तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। लोग अपने अपने फोन में इतना व्यस्त होते हैं कि पास होकर भी दूर होते हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि एक दूसरे को दे पाए। पूरी दुनिया को सर्च करते करते मनुष्य अपने ही परिवार में गुम होते जा रहे हैं। अपने सगे संबंधियों में अनेक कमियां गिनाकर उनसे दूर ही रहने का प्रयास करते हैं। पूरी मानव जाति खुद में ही लीन हो गया है। कविता को हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं पाठ से। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला है, कविता के अनुसार ब्रह्मांड में मानव का स्थान कैसा है। इसका उत्तर होगा ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म। दूसरा है, कविता में मुख्य रूप से किन दो वस्तुओं के अनुपात को दिखाया गया है। इसका उत्तर होगा मानव और ब्रह्मांड। तीसरा है, कविता के अनुसार मानव किन भावों और कार्यों में लिप्त रहता है। इसका उत्तर होगा ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा में। चौथा है, कविता के अनुसार मानव का सबसे बड़ा दोष क्या है। इसका उत्तर होगा वह अपने छोटेपन को भूल अहंकारी हो जाता है। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आपने कविता को समझ लिया है, आप आसानी से इस पर तर्क वितर्क कर सकते हो। पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। अपने समूह में इनके अर्थ पर चर्चा कीजिए और लिखिए। क है, अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही। इसका उत्तर होगा हमारी पृथ्वी अनगिनत तारा समूह और ग्रहों के बीच एक छोटी सी इकाई है, जिस पर असंख्य मनुष्य रहते हैं। ख है, संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। इसका उत्तर होगा अनगिनत नकारात्मक विचारों की जटिल दीवारें खड़ी कर मनुष्य एक दूसरे से दूर रहता है और अपने आप को दूसरे का मालिक समझता है। ग है, देशों की कौन कहे एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। इसका उत्तर होगा देश दुनिया से मेल भाव रखना तो बहुत दूर की बात है। एक कमरे में बैठा दो मनुष्य एक दूसरे से भी मिलजुल कर नहीं रहता। मिलकर करे मिलान। नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं। अपने समूह से चर्चा करके स्तंभ एक की पंक्तियों का मिलान स्तंभ दो में दिए गए सही अर्थ से कीजिए। पहला है, संख्यातीत शंख सी दीवारें, अर्थात मनुष्य द्वारा खींची गई कृत्रिम सीमाएं। दूसरा है, पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक। इसका अर्थ होगा पृथ्वी की अल्पता और अनोखेपन की ओर संकेत। तीसरा है, ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा। ये सब मनुष्य की नकारात्मक भावनाएं हैं। चौथा है, दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे। इसका अर्थ होगा सीमित स्थान में भी और अलगाव की प्रवृत्ति। पांचवा है, परिधि नवगंगा की, यानी ब्रह्मांड की विशालता का प्रतीक।
छठा है, एक कमरे में दो दुनिया रचाता। इसका भाव होगा आदमी के संकुचित होने का प्रतीक। अनुपात, इस कविता में मानव और ब्रह्मांड के उदाहरण द्वारा व्यक्ति के अल्पत्व और सृष्टि की विशालता के अनुपात को दिखाया गया है। अपने साथियों के साथ मिलकर विचार कीजिए कि मानव को ब्रह्मांड जैसा विस्तार पाने के लिए इनमें से किन किन गुणों या मूल्यों की आवश्यकता होगी। आपने ये गुण क्यों चुने, यह भी साझा कीजिए। यहाँ मानव में मौजूद सभी गुणों अवगुणों को दिखाया गया है। आप अपनी मर्जी से भी इसका उत्तर दे सकते हो, या फिर यह भी लिख सकते हो कि ईश्वर ने मनुष्य को विवेकशील बनाया है। सकारात्मक सोच को अपनाकर सहयोग और सहनशीलता जैसे मानवीय गुणों को अपनाकर मनुष्य भी ब्रह्मांड की तरह व्यापक बन सकता है और ऊंचाइयों को छू सकता है। सोच विचार के लिए कविता को पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। कहा है, कविता के अनुसार मानव किन कारणों से स्वयं को सीमाओं में बांधता चला जाता है। इसका उत्तर होगा मानव स्वार्थ, ईर्ष्या, घमंड, घृणा जैसी भावनाएं अपनाकर दूसरों से अलग रहने, दूसरों को छोटा समझने की भूल कर अपने आप को सीमाओं में बांधता चला जाता है। खा है, यदि आपको इस कविता की एक पंक्ति को दीवार पर लिखना हो जो आपको प्रतिदिन प्रेरित करे, तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? इसका उत्तर आप खुद ही लिखोगे कि आपको इस कविता में सबसे अच्छा कौन सी पंक्ति लगी है और क्यों लगी है। गा है, कवि ने मानव की सीमाओं और कमियों की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन कहीं भी क्रोध नहीं दिखाया। आपको इस कविता का भाव कैसा लगा? व्यंग्य, करुणा, चिंता या कुछ और? क्यों? इसका उत्तर हो सकता है कि हमें इस कविता को पढ़कर ऐसा लगा कि कवि मनुष्य के अवगुणों को देखकर चिंतित हैं। इस कविता के माध्यम से वे मनुष्य को खुद के लिए विचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि ने सिर्फ कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, कहीं भी क्रोध नहीं दिखाया है, क्योंकि मनुष्य से भी वह यही उम्मीद करते हैं। आपके अनुसार दीवारें उठाना केवल ईंट पत्थर से जुड़ा काम है या कुछ और भी हो सकता है? अपने विचारानुसार समझाइए। इसका उत्तर हो सकता है कि ईंट पत्थर से जुड़ी हुई दीवारें तो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। स्वार्थ, नफरत, ईर्ष्या की काल्पनिक दीवारें दिखाई तो नहीं देती, पर मानव के सोच को कुंठित कर देती हैं। इन विचारों के कारण मानव अपने लोगों से भी दूर होता जा रहा है। उसके बाद है, मानवता के विकास में सहयोग, समर्पण और सहिष्णुता जैसी सकारात्मक प्रवृत्तियां ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ और घृणा जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से कहीं अधिक प्रभावी हैं। उदाहरण देकर बताइए कि सहिष्णुता या सहयोग के कारण समाज में कैसे परिवर्तन आए हैं। इसका उत्तर हो सकता है कि ईर्ष्या, घमंड, स्वार्थ जैसी प्रवृत्तियों के हावी होने के बावजूद भी कुछ लोग सहयोग, समर्पण और सहिष्णुता जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारा देश आज आजाद नहीं होता। आज की शिक्षा प्रणाली जो इतनी उन्नत है, वह भी नहीं होती। निश्चित रूप से सहयोग, समर्पण और सहिष्णुता जैसी सकारात्मक प्रवृत्तियां कहीं अधिक प्रभावशाली होती हैं। तो बच्चों, आगे जो भी क्रियाकलाप है उसे आप अनुमान और कल्पना के आधार पर करोगे। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, इसको करने में अच्छा लगेगा। यदि आपको आदमी का अनुपात कविता समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।